ओके। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखें कि हम जो टीम के अप्रेज़ल्स हो रहे हैं, ये अप्रेज़ल्स बेसिकली जनरली हम कब करेंगे? जब आप टीम प्रोजेक्ट पे काम करेगी और हम उस टीम को मैनेज करेंगे। उस मैनेज करने के नतीजे में और उनके काम करने के नतीजे में हम कोई असेसमेंट करेंगे। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स हैं, ये जनरली आप मैनेज टीम के पार्ट के तौर पे कर रहे होते हो। पहली बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो मेरे पास डेवलप टीम है एंड मैनेज टीम है, ये पैरेलल में दोनों काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले 6 महीने हम टीम डेवलप करते रहेंगे और फिर काम करेंगे। जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप टीम को मैनेज कर रहे होते हो, उसी दौरान आप साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे होते हो उनकी। फाइन? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दूँ या एक रूल ऑफ थंब बताऊँ तो वो ये होगा कि मैनेज टीम के दौरान हम ये परफॉर्मेंस अप्रेज़ल करेंगे, लोग काम करेंगे और उस अप्रेज़ल के नतीजे में हमें जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि यार ये टीम मेंबर को शायद ट्रेनिंग दी जाए, टीम मेंबर को गाइड किया जाए, टीम मेंबर को ग्रुप फॉर्म किया जाए एंड सो ऑन। तो ये एक्चुअल में आप डेवलप टीम में आ जाओगे। सो आप देखें कि इधर काम होगा, उसमें असेसमेंट होगी, उसके नतीजे में हम मे बी ट्रेनिंग्स करवा दें, मे बी टीम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करा दें। सो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चल रही होंगी। चलिए, कोलोकेशन क्या है? आप टीम मेंबर्स को एक ही जगह, एक ऑफिस में, एक रूम में, एक बिल्डिंग में इकट्ठा रखें। मोस्टली एक ऑफिस या एक रूम में। अच्छा, अब दिस इज़ कॉल्ड कोलोकेशन और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर रहती है। सॉरी। देन इट डिक्रीजेस द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी मसला है तो आमने-सामने सब बैठे होते हैं, दे कैन रिज़ॉल्व इट। इम्प्रूव प्रोजेक्ट आइडेंटिटी फॉर टीम एंड फॉर मैनेजमेंट इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अपने-अपने ऑफिसेज़ हैं और इन ऑफिसेज़ में हमारे टीम मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है? एक हमारा फाइनेंस का बंदा है, वो अपना काम इधर बैठ के करता है। एक इधर हमारे पास आईटी का बंदा बैठा हुआ है, 2 हमारे इधर हैं और बल्कि 3 लोग हैं। एक हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, एक हमारा इंजीनियरिंग पे हमारे पास 4-5 लोग हैं जो हमारे काम पे लगे हुए हैं और साथ-साथ अपना काम भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी खो जाएगी कहीं। हर कोई अपना-अपना काम भी कर रहा है, साथ प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। बट इफ दे हैव अ डेडिकेटेड ऑफिस फॉर दैट और सब लोग उसके अंदर बैठ के काम करते हैं। नाउ दिस विल गिव द प्रोजेक्ट एन आइडेंटिटी, अ रिकॉग्निशन। ठीक है? सो कोलोकेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि उससे प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी बढ़ती है। टीम मेंबर्स को भी नज़र आता है, हाँ भाई एक प्रोजेक्ट हो रहा है, काम हो रहा है और मैनेजमेंट को भी नज़र आता है कि येस दे आर पीपल हू आर वर्किंग ऑन दैट। The project charter, WBS, network diagram, and schedule may be posted on the walls to keep everyone focused on the work of the project. इस चीज़ को जनरली हम वॉर रूम कहते हैं, ये याद रखिएगा। वॉर रूम एक बना देते हैं, जैसे वॉर रूम क्या है? जैसे इलेक्शन की ट्रांसमिशन होती है तो जगह-जगह पीछे बोर्ड लगे होते हैं और सिनेरियो या वॉर के अंदर हम लाइक वॉर रूम्स के अंदर हम अपना पूरा मैप्स, प्लान्स वगैरह लगा के बैठे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इधर प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बड़ा-सा लगा हुआ है, इधर मैप लगा हुआ है, इधर डब्ल्यूबीएस लगे हुए हैं और इधर कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑर्गेनाइज़ेशन के चार्ट्स बने हुए हैं एंड सो ऑन, इधर कोई प्रोग्रेस का रिपोर्ट लगी हुई है। तो ये आप उस ऑफ़िस में, उस वॉर रूम के आस-पास लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि टीम को अपनी परफ़ॉर्मेंस का, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का, वो चीज़ें पता चलती रहती हैं। Progress ka. Virtual teams, we have already covered that. The efforts of project manager to develop the team have an added level of complexity जब आपके पास teams co-located ना हो, scattered हो. Extra efforts will be required to keep everyone on a virtual team informed, engaged, and committed to the project work. Such efforts include an emphasis on communication, obviously. हर चीज का हल ही जो है वो communication है, especially virtual teams की उसमें. अब आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स many ways to keep in touch during the a project. For example, a shared portal
such as a website, enables access to current project documents at any time and from any location. आपको मैंने कहा था कि आप जनरली क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जब शुरू होता है ना तो 3 साल का प्रोजेक्ट है उसके लिए एक वेबसाइट बना लेते हैं। उस वेबसाइट पे सबकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीव के प्रोसीजर्स, को लीव का फॉर्म लेना है वो, प्रोक्योरमेंट का ऐड है, प्रोक्योरमेंट के फॉर्म है और डिफरेंट चीजें जो प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली हैं, प्रोजेक्ट के बारे में लेटेस्ट न्यूज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, वो आप एक सेंट्रल प्लेस पे रखते हो। आगे कुछ छुट्टियों का अनाउंसमेंट करनी है तो बजाय इसके कि आप सबको अलग अलग लेटर भेजो, आप जनरली वेबसाइट पे पोस्ट करते हो। तो ये कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन होगी? ये कम्युनिकेशन मेथड कौन सा होगा? आप वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हो। फॉर्मल पुश या पुल या पुल? पुल हाँ, ये पुल है। पुल पे हाँ पुल है, क्योंकि मैं जनरल इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूँ, जिसको चाहिए वो वहां से पुल डाउन कर रहा है। करेक्ट? So now, video or audio conferencing can be used to conduct virtual meetings when team members are working from remote locations. Email, text, and online chat are familiar ways for the project manager and team to communicate. Like हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के बारे में जो बुरी न्यूज़ होती है हम कि कल भी क्लास होगी, संडे को भी होगी, वो हम उस पर चढ़ा देते हैं. Now, communication technology is a valuable asset on any project, but particularly on virtual projects. Project manager can use technology to build and support team efforts, even among members who may not ever have the opportunity to work in the same physical location. Communication technology also helps co-located team members stay in contact with each other and provide timely updates to other team members as needed. Self-explanatory, I'm going quick. रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड स्पेसिफाइज। अच्छा, अब आपको याद है कि रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान जो है प्लस आपके पास जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, हमने वहां पे ये मेथड्स पढ़े थे, ये जो मैं पुश पुल कह रहा हूँ, और वहां पे आप फाइनलाइज करते थे कि आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है। Now, coming to the recognition and reward. In the develop team process, project manager appraises performance. अब मैंने कहा कि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेज काम हो रहा होता है, तो उसी काम को चाहे आप कह लें कि आप इस प्रोसेस में हैं, बट एक्चुअल में आप मैनेज टीम के अंदर वो काम की प्रोग्रेस को चेक करते हैं। अप्रेजेस परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड्स रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू द वर्क ऑफ द टीम और इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, दोनों चीजें। To be effective, such rewards should be determined based on the project manager's understanding of what is valuable to team member or group being recognized. So ये वो बात थी जो हमने मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ी की थी कि हम क्या रिवॉर्ड दें, जिस जो चीज उनको मोटिवेट करे। अब उसके लिए आपको मोटिवेशनल थ्योरीज जो है वो सामने रखनी पड़ती हैं कि आप ऐसा रिवॉर्ड दें जो उस टीम के लिए वैल्यूएबल हो। जैसे मैंने कहा कि 3000 का अवार्ड फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अर्निंग 125 150, उसके लिए तो शायद 3000 का रिवॉर्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। In addition to recognizing past accomplishments, reward provides incentive for ongoing achievements and efforts. अच्छा, एक और चीज के कोशिश ये भी करें कि रिवॉर्ड जो आपने दिया वो उसके स्पेशल फंक्शनल मैनेजर्स के पास एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास जरूर जाए, ताकि उस इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल है, जो उसका रिकॉर्ड है, वो अपडेट हो जाए, सो दैट जैसे ही वो हमारे प्रोजेक्ट से जाए तो वो फ्यूचर प्रमोशंस के लिए, रेजेस के लिए जब कंसीडर हो, तो वहां पे लिखा हो कि इसने ये वाला कोर्स भी किया हुआ है और इसके ये वाला रिकग्निशन रिवॉर्ड भी इसको मिला था, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही थी, ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ बेस्ट टीम मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट ट्राई फॉर 5 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स एंड सो ऑन। नाउ आउटपुट क्या है डेवलप टीम का? The result of team performance assessments are an output of this process. आप जो performance assessment कर रहे होते हो, तो वो एक as an output आती है. These results are an input to the managed team process and provide insight to the project manager regarding continuous improvement of the team performance. कैसा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप यहाँ पे रिकग्निशन रिवॉर्ड देती हैं, और फिर उधर जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। बुरा कर रहा है तो फिर आप देखते हो कि उनको ट्रेनिंग देनी है या उनको पुश करना है या उनको गाइड करना है। Now, if the project manager determines that changes to any of the project plans are necessary, change requests are proposed through integrated change control. Project documents, including the project schedule, team assignments, and resource calendar, may require such formal changes. आपने किसी टीम मेंबर का schedule change करना है, उनको
एक बंदे को उठा के वहां से हटा के दूसरा बंदा लगाना है, या आपको रिसोर्सेज के वर्क आवर्स में चेंजेस करनी पड़ रही हैं, शिफ्ट कोई एक्स्ट्रा लगानी है एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीजें, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि यार इस इंडिविजुअल को ट्रेनिंग की जरूरत है, अब ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल वहां पे निकालेंगे और उसकी एक ट्रेनिंग एक्टिविटी जनरेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग पे स्पेयर करवाएंगे, उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे। सो इस तरह की चीजें हमारे पास हमारे स्केड्यूल को, हमारे रिसोर्स कैलेंडर्स को और हमारी टीम असाइनमेंट्स को इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा टीम चार्टर जो है वो अपडेट हो सकता है, लेसन एंड रजिस्टर, ओपीएस के अंदर क्या क्या हो सकता है, चेंजेस टू ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अगर आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर ये भी लगता है कि यार आपकी टीम, लेट्स से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आया हूँ और यहाँ पे तो बिल्कुल कोई हालात ही नहीं है, किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर का पता ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता ही नहीं है। तो मैं जनरली ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं भी है, इवन देन आप बाद में अपने कम से कम 2 से 3 मैनेजर्स को, वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये मैनेजर्स को आप कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ ट्रेनिंग दिलवाएँ। इट्स नेसेसरी। सो इस किस्म की कोई अगर मैं रिक्वायरमेंट्स जो है वो बताना चाहूँ, चेंजेस टू ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, चाहे मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर या अदरवाइज, न्यूली अडॉप्टेड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज कोई आपने कर दी हैं, रिवीजन टू एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल एंड टीम असेसमेंट टेम्पलेट्स, कोई पहले वो एक खास टेम्पलेट फॉरवर्ड करते फॉलो करते थे, अब आपने कोई 360 डिग्री परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड जो है वो ले लिया हुआ है, तो असेसमेंट का अप्रेजल मेथड है वो आप यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होंगी। सो आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज मैनेज टीम। और मैंने जैसे कहा कि ये आपका जो डेवलप प्रोजेक्ट टीम है एंड मैनेज प्रोजेक्ट टीम है, ये ऑलमोस्ट बैक टू बैक क्लोज साथ साथ चल रहे होते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पानी पी लूं, सॉरी। Now, like the develop team process, the manage team process is done during project executing, and both of these processes are performed simultaneously throughout the project. Manage team involves all the day-to-day management activities that you are likely already doing on your projects. But there may be more to managing a team than you realize. Not knowing the responsibilities of a project manager could cause you to get questions wrong on the exam. अच्छा, before I move forward, मुझे ये बताइए, ये टीम को हम कह रहे हैं कि वो काम कर रही होगी, टीम को हम कह रहे हैं कि वो हम उनको मैनेज कर रहे होंगे। ये एक्चुअल में ठीक है, मैनेज टीम तो एक प्रोसेस है, लेकिन और कौन से प्रोसेस है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होंगे एक्चुअल में? हमारा जो प्रोजेक्ट का, हाँ, डायरेक्ट मैनेजमेंट, वेल डन, वेल डन। वो जो हमारा प्रोजेक्ट का काम है ना, वो हम कहते हैं कि डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में हो रहा होता है। और बेसिकली इसको डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क कौन डायरेक्ट कर रहा होता है और कौन काम को मैनेज कर रहा होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। अब आप देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेशन वाले नॉलेज एरिया में नीचे होने वाले सारे कामों को इंटीग्रेट करता है। एचआर को मैनेज करना, स्कोप का बनाना, क्वालिटी को मैनेज करना, रिस्क को अगर अगर कर जाते हैं मैनेज करना, ये सारे का सारा काम इंटीग्रेट होता है इधर, कि आप पूरे काम को डायरेक्ट एंड मैनेज करते हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ऑब्वियसली अब टीम की मैनेजमेंट उसके अंदर शामिल हो जाती है। मैनेज टीम इन, सॉरी, हमने ये कर लिया। अच्छा, डिटेल्स रिलेटेड टू टीम मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, लाइक ऑल अदर प्रोसेसेस जो हम इस नॉलेज एरिया में करेंगे, तो उसका हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में सारी गाइडलाइन होगी। अदर इनपुट्स इंक्लूड इशू लॉग, स्पेसिफिकली इशू रिलेटेड टू द टीम। ये इशू लॉग कब बनती है? मैंने कल 2 दिन पहले भी पूछा था आपसे, कहाँ बनती है फर्स्ट टाइम? जाग जाओ, जाग जाओ, कोर्स खत्म होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट में। Now, specifically issues related to the team, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट्स ये कहाँ पे आती हैं? आपको याद है हमने प्लान के साथ कुछ चीजें की थी कि रेकी चार्ट्स के अंदर ये टीम असाइनमेंट्स बना दी थी, एंड टीम चार्टर। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रोवाइड
इंडिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, अब ये देखेंगे इस जगह पे ये कंट्रोल फंक्शन तो नहीं है ना? ये कंट्रोल फंक्शन तो नहीं है कि हम यहाँ पे प्लान को और एक्चुअल को कंपेयर करें। बेसिकली मुझे जो टीम की परफॉर्मेंस का पता चल रहा होता है ना, वो मैं कैसे पता करूंगा? मुझे जब तक काम पर की प्रोग्रेस क्या है एज कंपेयर टू प्लान, वो ना पता चले तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है? गेटिंग इट? जी सर। तो ये इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट्स आई हुई हैं। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन to identify necessary corrective actions. Results of team performance assessment जो उधर से आती है from developed team process are analyzed to identify successes that need to be recognized, areas where team may need additional support, and issues or conflicts that need to be resolved. So अब आप देखेंगे इन दो प्रोसेसेस का तो ना बस ये इस तरह वाला सीन है। ये इधर भेजता है, वो इधर आगे कर देता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैनेज टीम के अंदर हमें नज़र आता है कोई लैप्सेस, तो हम कहते हैं उनकी ट्रेनिंग करा दो। ट्रेनिंग कराने के बाद उनकी असेसमेंट करते हैं एज़ अ टीम हो, और हमें नज़र आता है कि अब दे आर रेडी टू वर्क, या वो उनमें कामयाबियाँ हो रही हैं, आप इस प्रोसेस में दोबारा आ जाते हो मैनेज में। तो उधर से हमने कहा था कि इस प्रोसेस में हम उसको अप्रेज़ल करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह कराएँगे और फिर मैनेज टीम में फिर देखेंगे कि वो ट्रेनिंग कितनी कारगर साबित हो रही है एंड सो ऑन। सो एनालाइज़ टू आइडेंटिफाई सक्सेसेस दैट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एरियाज़ वेयर टीम में नीड एडिशनल सपोर्ट एंड और इश्यूज़ जो है अगर कोई ऐसे आपके यहाँ पे बन जाते हैं, तो उनको आपने रिज़ॉल्व करना है, ऑब्वियसली मैनेज करना है। अब आपने पूरी टीम को ड्यूरिंग द वर्क। Project manager should perform following activities during managed team process: observing what is happening, tracking and evaluating team key performance, providing leadership, dealing with team issues and using an issue log to track resolution, actively looking for and helping to resolve conflicts that team members cannot resolve on their own, negotiating and influencing, adjusting plans based on performance data, मैनेजिंग रिस्क टू टीम सक्सेस। ये कौन सी बात है? आखिरी बात समझ आइए क्या लिखा हुआ है? ऐसे रिस्क जो टीम की कामयाबी से रिलेटेड हैं, उन रिस्क को हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पार्ट ऑफ सपोर्टिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम is assessing how each team member is fulfilling their responsibilities, and project performance appraisals provide this information on individual team members. अगर मैं ये कहूँ कि हाई जो परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने बकअप करना है, शाबाश देनी है, तो उसके और वो हमने ये देखना है कि क्या कहते हैं वो जो टीम मेंबर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी कर रहा है। तो इसके लिए जो अभी पिछले प्रोसेस में हमने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किए हैं, उससे हमें गाइडेंस मिल सकती है। Every project is different and present unique challenges to the project manager. Following must be considered by project manager to give the best from the team. Number 8, factors such as the size and makeup of the team. Obviously, अगर बहुत बड़ा साइज है, स्कैटर्ड है और बहुत डाइवर्सिफाइड टीम है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, उसके अंदर इंजीनियर भी है, उसके अंदर लेबर भी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइनर भी है, उसके अंदर फाइनेंस वाला भी है। सो इस तरह भी एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द टीम, जैसे अभी मैंने कहा कि डिफरेंट लोग हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क, ये भी एक फैक्टर है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को कंसीडर करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली वो टीम को एक्चुअल में मैनेज कर रहा होता है। नाउ क्वेश्चन एक है आपके पास, यू वर जस्ट असाइंड टू टेक ओवर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज लीविंग द कंपनी। The previous project manager tells you that the project is on schedule, but only because he has constantly pushed the team to perform. ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि वो टीम को बस पुश करता रहा है। What is the first thing you should do as the new project manager? आप रिस्क स्टेटस चेक करेंगे, कॉस्ट की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, या आप एक नई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पहले देखेंगे, या टेल टीम मेंबर्स को बताएंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक? सर वो थ्योरी एक्स को फॉलो कर रहा है तो फिर स्ट्रेटेजी को वो करेगा।
हम पहले स्ट्रेटेजी को मे बी हम थ्योरी वाई पे आना चाहें. जी सर. Okay. Before you do anything else, you need to find more effective management strategy. So a management strategy that encourages performance and buy-in. आपने देखा कि ऊपर वाले से लग ये रहा था कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा था. और माइक्रो मैनेजमेंट आप तब करते हैं जब आपने प्रॉपर प्लान बना के टीम लोग मेंबर्स को नहीं दिया हुआ. आपने ये बिल्कुल शुरू में इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता. वो ऑब्जर्व जरूर करता है, वो टीम मेंबर से बात जरूर करता है, लेकिन उनको प्लान्स उनको जाके नहीं बताता. रादर वो टीम का इनपुट लेता है, उनसे पूछता है कि आपने काम कैसे करना है, rather than pushing them or rather than just telling them and ordering them. ठीक है. So rather than relying on micromanagement of the team will provide a sustainable framework for a motivated team to accomplish the required work. This may require requesting a change to the resource management plan that includes adding team building activities वो add करेगा maybe, as well as recognition and reward system जो है as part of the this process वो add करेगा. Now, because the goal of managing the team is to engage team members and encourage them to do their best work on the project, involving them in decisions about the work is an excellent strategy. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा. और आई होप अब आपका ये वाला माइंडसेट बिल्कुल बन चुका हुआ है एंड यू आर क्लियर अबाउट दैट कि टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना कितना ज्यादा जरूरी है. और आपने ये हर ऑलमोस्ट नॉलेज एरिया में ये एक दफा किसी ना किसी एंगल से ये बात आपके सामने जरूर आई है. On a properly managed project, the team has helped to create the project management plan. Because they were involved in developing the plan, the team members will be more likely to take on the attitude of, I helped create this plan, so I do not mind being held to what is included in it. Like, अगर मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद कहा कि यार ठीक है, मैं इतने दिनों में करूंगा, इस तरह करूंगा, तो अब अगर मुझसे आके कोई क्वेश्चन करता है इस तरह क्यों नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आई विल बी आंसरेबल टू दैट एंड आई वोंट से कि यार ये तो अनरियलिस्टिक था, आपने खुद बनाया है, खुद कहा है. So this collaboration between the project manager and team should continue in the managed team process. उस वक्त प्लान कर रहे थे, अभी उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. So now, if on your projects you have had difficulty gaining cooperation, it could have been due to, ये important है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ इश्यूज बताए जाते हैं इस किस्म के कि टीम मेंबर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, तो और उसके बाद कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड नंबर वन कि लैक ऑफ ट्रस्ट है. लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम. और ये क्यों आता है? कुछ मैंने चीजें आपको बताई थी और बाकी मैंने कहा कि मैं एथिक्स के चैप्टर में कहूंगा, आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके साथ ट्रस्ट का एलिमेंट क्या होता है. वो मैनेजर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की मीटिंग पे गया और उसको उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट को 3 महीने कट शॉर्ट कर दो, और उसने जस्ट यस कर दिया कि यार मेरा पर्सनल इंटरेस्ट खराब ना हो, मैं बॉस के साथ अपनी रेप्यूट या अपने रिलेशन को खराब नहीं करता. वहां से वापस उठता है, 1 महीना खुद पॉकेट से ऐड करता है और टीम को कहता है कि हम अपना प्रोजेक्ट अब 4 महीने पहले खत्म करेंगे, और उसकी वजह से वो टीम को पुश करता रहता है. और जब प्रोजेक्ट मैनेज टीम को पता चलता है कि यार पीछे पूरी स्टोरी क्या हुई है या 3 महीने चाहिए थे, ऑब्वियसली ये 4 महीने पीछे नहीं पुश कर सकते. होगा यही कि मैक्सिमम लेट से वो 3 महीने पुश कर सकते हैं पीछे. तो अब उस पे अगर उसको शाबाश मिल जाती है या प्रोजेक्ट टीम मेंबर को नजर आता है कि यार इसने कहा तो 4 महीने था लेकिन 3 महीने पे भी ये ओके है, तो इसका मतलब है इसने हमसे झूठ बोला है. और ये जनरली आपको खुद ही थोड़े अरसे बाद अंदाजा हो जाता है. एंड विल टॉक अबाउट दिस मोर इन द एथिक्स चैप्टर. पुअर या बिल्कुल ही ना हो रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम. अगर ये नहीं होगा तो भी आपको मे बी टीम का इंटरेस्ट या कॉपरेशन नहीं होगा. माइक्रो मैनेजिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जैसे अभी वो पिछले एग्जांपल में हमने देखा. लैक ऑफ टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट डिसीजन, एक वजह ये भी हो सकती है कि जिसकी वजह से टीम मेंबर्स का कॉपरेशन आपको नहीं मिल रहा. Managing the team managing the team takes planning and a focused effort toward the project that includes. आप क्या क्या करते हैं मैनेजिंग के अंदर? Keeping in touch with the team, addressing issues before they can become problems, listening, communicating, maintaining relationships. Now,
Do you have a tendency to busy yourself issuing reports rather than really seeing what the team is doing, how team members are interacting, what they feel is missing or doesn't work, and what is generating problems? अब जनरली हमारा एटीट्यूड यही होता है कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, हम वो आगे इशू कर देते हैं, हम उनसे लाइक पूछते हैं कि अच्छा यार पाई चार्ट बना के दे दो, ग्राफ चार्ट बना के दे दो, रादर देन जो एक्चुअल में काम हो रहा है उस पर फोकस नहीं होता हमारा। द टीम क्या कर रही है, टीम को क्या-क्या चीज़ें चाहिए, कहाँ-कहाँ वो मसाइल का शिकार है, उनसे पूछें तो सही, कोई चीज़ एलिमेंट मिसिंग है, दे नीड एनीथिंग और नॉट, कोई मसले मसाइल हैं या नहीं है, हमारा फोकस उस पे नहीं होता। आप जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देखें तो व्हाट दे डू, दे जस्ट आस्क फॉर द प्रोग्रेस। अब मैं अपने दफ्तर में बैठ के दे जस्ट आस्क फॉर द प्रोग्रेस। हाँ भाई यार मुझे अपडेट करना है, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर समझा जाता है उसके बारे में ये कहता है जी वो यार मुझे ना कल तक आपने अपडेट करना है, सुबह-सुबह मैं प्रोग्रेस लूँगा, आप मेरी टेबल पे पड़ी होनी चाहिए। उसका नतीजा ये निकलता है अच्छा ठीक है भाई आपको दे देंगे। वो टीम मेंबर्स अपनी-अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, एक झूठ का पलंदा तैयार होता है और वो आपकी टेबल पे आ जाता है। और वो फिर उसमें से चोरियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो दिस इज़ दिस इज़ नॉट गुड इनफ। मेबी इसी का ज़रूरत है बट दिस इज़ नॉट गुड इनफ। नाउ whether your team is co-located or virtual, paying attention to the tone of interactions, including emails and phone conversation, will tell you more about what is going on than simply analyzing data. अच्छा, बाज़ दफ़ा एक कमेंट पास कर दिया जाता है किसी और टीम मेंबर के बारे में या इन जनरल, और मीटिंग के दौरान आप वो ऑब्जर्व कर लेते हो लाइक इफ समवन सेज के यस सर, अब ये तो डिपेंड करता है कि गलती किससे हुई है, तो उसके मुताबिक ही सज़ा होगी। नाउ दिस शुड बी इनफ एंड मैसेज कि मे बी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी को फ़ेवर दिया जा रहा हो सकता है किसी की बहुत बड़ी गलती माफ़ हुई हो और हो सकता है किसी की छोटी-सी गलती पे उसको पनिश किया गया हो या उसको स्नब किया गया हो। तो अब ये एक मैसेज, एक टोन आपके लिए ये टॉन्ट आपने इसको बिल्कुल अननोटिस नहीं जाने देना। अच्छा जी। A project manager should observe what is happening and talk to people to understand how things are going. अब आप देखें कि ये जितनी भी अब बातें हम कर रहे हैं, मैनेजिंग टीम एंड मैनेजिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ऑलमोस्ट एक तरह हो रहा है, करेक्ट? मैनेजिंग टीम स्टेक होल्डर की जब हम एंगेजमेंट मैनेज कर रहे थे तब भी यही कर रहे थे कि उनसे बात करें, उनसे पूछें, फ़ोन करके कॉल करके पूछें, उनको पहले से बताएँ, वो जो हमने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स की थी। बिल्कुल उसी तरह अब स्टेक टीम भी एक स्टेक होल्डर है, तो हम टीम के साथ भी यही काम कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जी सर। Yeah. Okay. Now, issue log, because the issue log, also known as issue register या action item log, is updated to अच्छा ये देख लीजिएगा इसका नाम शायद पहले इस तरह नहीं मेंशन हुआ हुआ बट जो एग्जाम है वो इशू लॉग ही कहता है एग्जाम ये दूसरी टर्म्स यूज नहीं करता बट स्टिल इट्स बेटर अगर आप इसको अपने पास रख लें एक्शन आइटम लॉग या इशू रजिस्टर is updated to reflect new issues as well as the resolution of issues. It is frequently an input and an output of the same process. ये आपको पता है कि हमने बात की हुई है बड़ी डिटेल में कि इशू लॉग हो गया, रिस्क रजिस्टर हो गया, लेसन लर्न रजिस्टर हो गया, वो इनपुट पे भी आता है और आउटपुट पे अपडेट होकर बाहर चला जाता है. Many project managers use issue logs to record problems and their resolutions, but as part of managing team members and stakeholders, the issue log can be used to communicate about issues on the project. अब दो चीजें हैं, आपने एक तो ये है कि सिर्फ उसका रिकॉर्ड रखना है और एक ये है कि इश्यूज को कम्युनिकेट भी करना है। आप एक तरह से इसको एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज करते हो। इट फैसिलिटेट्स द असेसमेंट ऑफ कॉजेज ऑफ इश्यूज, द इम्पैक्ट ऑफ इश्यूज ऑन द स्कोप schedule cost risk and other aspects of the project and the recommendation of corrective actions that could be taken. For example, अगर मैंने इशू लॉग के ऊपर एक इशू लिखा कि टीम का एक टीम मेंबर वो रिजाइन करके जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट या अदरवाइज, अब हमारे पास ये एक इशू जनरेट हुआ। नाउ यू कैन सी कि इसकी वजह से दिस इज अ रिपोर्टिंग मेथड एज वेल, दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर एवरीवन जिसका इस एक्टिविटी से या इस टीम मेंबर से लिंक था। सो ये दिस कैन बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल हियर।
Such log indicates to people that their needs will be considered even if they are not addressed at the time the issue arises. और जैसे अब मैंने एग्जांपल दी उसमें इट्स अ वार्निंग साइन नाउ और इसका फॉर्मेट मैं आपको कल भी शायद मैंने बताया था इशू क्या है इशू डेट कब है और रेज्ड बाय होम पर्सन असाइंड रेजोल्यूशन डेट ड्यू स्टेटस क्या है अभी भी ओपन है रिजॉल्व्ड है व्हाटएवर रिजॉल्व हो गया तो डेट रिजॉल्व हुआ और रेजोल्यूशन था तो क्या है issue log should be customized to meet the needs of people who will be using it. For example, an issue log could also include details such as description or the category of issue, टीम का इशू है स्केजुअल रिलेटेड इशू है टेक्निकल इशू है एज प्रेफर्ड बाय द टीम और मे बी मैं इसको उर्दू में भी लिखना चाहूँ अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो मैं उर्दू में भी लिखना चाहूँ इसका एक उर्दू फॉर्मेट हो मे बी so that agar koi for the understanding of people at the lower level. Now, some important concepts related to managed team process that may appear on the exam. ये एक तरह से समरी भी है और अदरवाइज भी ये इम्पोर्टेंट समरी भी कह लें या अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपने जानना जरूरी है जैसे वो मोटिवेशनल थ्योरी था या टकमैन लैडर था तो उसी तरह ये है Management and leadership styles. The exam refers to the management and leadership styles using the terms and concepts discussed on coming slides. However, please remember there is no one right way to lead or manage that fits all situation or all managers. ये एक और जगह भी हमने डिस्कस किया था मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बेस्ट वे कौन सा है वो किस चीज के बारे में पूछा था what is the best way and I told you कि जी it depends there's no one single best way हाँ tools and techniques थी कौन सी डाटा गैदरिंग की लेकिन डाटा गैदरिंग की कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बेहतर है चेकलिस्ट बेहतर है प्रॉम्प्ट लिस्ट बेहतर है कौन सी क्वेश्चन है ना ये अच्छा अच्छा बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स या मैनेजमेंट का जो स्टाइल है वो भी देयर इज नो वन बेस्ट आंसर एट टाइम्स आपको ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है एट टाइम्स आपको बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होना पड़ता है ठीक है इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन जहां पे आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और डिसीजन कुछ इस तरह का है कि अगर कुछ उससे इख्तलाफ भी करते हैं तो दैट डजेंट मैटर तो मे भी आप वहां पे ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे वहां पे आप कंसेंसस बिल्ड करने के फजूल की एक छोटी सी बात हो और आप कंसेंसस बिल्ड करने बैठ जाए तो मे बी कोई राजी ना हो ठीक है सो प्रोजेक्ट मैनेजर एट दैट टाइम्स इट्स बेटर कि आप अपना डिसीजन अनाउंस कर दें और ये जनरली ऑलमोस्ट हर दोस्तों के ग्रुप में एक मसला आता है कि यार खाना पार्टी का अरेंज हो जाता है बट खाना किधर है और ऑर्डर क्या करना है इस पे कभी कंसेंसस नहीं होता ठीक है तो इट्स और जैसे ही आप अनाउंस कर देना कि यार इधर इतने बजे मिलेंगे तो फिर सारा सेट हो जाता है so now project managers should know the science of project management and make educated decisions about what they are doing. To choose the most effective approach when answering exam questions, you must consider the information in the scenario, including whether the management and leadership of the project manager has been effective up to this point, what the skill levels, experience, and the needs of your team members are, and how complex the project work is. ये दो तीन बातें इसमें आ गई हैं पहली बात ये कि अगर सिनेरियो के अंदर उसने जो सिनेरियो बताया हुआ है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक पर्टिकुलर मेथड इफेक्टिव नहीं हो रहा लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर मैं एक सिनेरियो बोलता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर इज ट्राइंग टू बिल्ड द कंसेंसस over a matter that is not very important and he is getting late or it but which is resulting in a delayed decision making process however the urgency of the project requires this and that तो आपको खुद ही अंदाजा होगा ये जो मैंने बात की कि यहाँ पे वो जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है वो कारगर साबित नहीं हो रही वो इफेक्टिव नहीं है दैट मीन्स आपको दूसरी अप्रोच जो है वो यूज करनी पड़ेगी You will likely need to use many leadership approaches throughout the project. The term situational leadership refers to manager using different leadership styles based on the people and project work that they are dealing with. इसको कहते ही सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे उसको जरूरत होती है वो ऑटोक्रेटिक बन जाता है जहाँ पे उसको जरूरत होती है वो डेमोक्रेटिक बन जाता है जहाँ पे उसको जरूरत होती है वो लेसेस फेयर बिल्कुल छोड़ देता है टीम के ऊपर कि वो खुद करे एंड सो ऑन कहीं वो डायरेक्टिंग होता है कहीं वो लीडिंग होता है फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू प्रोवाइड मोर डायरेक्शन दैट मींस डायरेक्टिंग लीडरशिप at the beginning of the project. Why? Because the project manager knows the project management work.
that must be done to plan the project. At that time team blank होगी. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी भी ग्रुप के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आके बैठते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी फ्री हैंड दे रहा है और वो कोई लीड नहीं दे रहा, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा और टीम जो है ना वो कंफ्यूज वे में इधर-उधर हल्का-फुल्का टुकटा करता है। बट ऑल ऑफ अ सडन समवन गेट्स अप और कहता है ओके जी, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस और वहां से वो डायरेक्शन देना शुरू करता है। तो शुरू में समटाइम्स आपको डायरेक्शन ज़रूरत होती है एक्चुअली। During project executing, the project manager needs to do more coaching, facilitating, supporting, influencing and delegating role. ये different styles हैं। हम आगे इनको देखेंगे अगर मतलब अगेन आपने इन स्टाइल्स के बारे में उस तरह आपको पता होना लाजमी नहीं है। बट मतलब इस तरह नाम बेशक याद ना हो लेकिन आपको ये पता हो कि यार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ज्यादा गाइड करने की जरूरत है, लीड करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है और शुरू में जो है वो डायरेक्ट करने की जरूरत है। आपको बस इतना पता होना चाहिए। एग्जाम क्वेश्चंस में डिस्क्राइब अ सिचुएशन देन आस्क व्हाट शुड यू डू। The option might include solutions that involve using various form of leadership styles. You will need to select the best answer based on the situation presented. अब डायरेक्टिंग लीडरशिप क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर यूजेस देयर एक्सपर्टीज टू गाइड टीम मेंबर्स इन व्हाट टू डू। मींस डायरेक्ट कर रहा होता है उनको, एक तरह से बता रहा होता है कि अच्छा अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे या अब आप ये करें। फैसिलिटेटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर enables communication and helps remove roadblocks. ये फैसिलिटेट कर रहा है, उनको गाइड वो हेल्प आउट कर रहा है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक वो एक टीम मेंबर आके बताता है कि सर और मैम ये मसला आ रहा है, वो कहता है ओके ठीक है रुको, वो बात करता है फोन पे और उसका मसला हल कर देता है। जो जितने रोड ब्लॉक्स हैं ये उनको या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हैंडल कर रहा होता है। कोचिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर एडवाइजेस एंड मेक रिकमेंडेशन हेल्पिंग द टीम एंड अदर स्टेक होल्डर्स अचीव देयर गोल्स। एडवाइस कर रहा है, ऑर्डर नहीं कर रहा, एडवाइस कर रहा है और रिकमेंडेशन दे रहा है। सपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर encourages एंड प्रोवाइड असिस्टेंस। अब वहां पे रिकमेंडेशन दे रहा है, यहाँ पे हेल्प आउट भी कर रहा है। लाइक खुद टेबल पे बैठ जाएगा, लैपटॉप के ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर दिखाओ यार इसको इस तरह करते हैं, करके दिखा देता है, ठीक है। एंड स्टेक होल्डर इज इन वर्किंग थ्रू द सिचुएशंस दे एनकाउंटर। Influencing, project manager emphasizes teamwork, team building, and team discussion and team decision making, and works with team to ensure collaborative, successful project implementation. ये वो इन्फ्लुएंसिंग वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो लोगों को परसुएड करता है इस केस में। डेलीगेटिंग, project manager establish goals and then gives the project team sufficient authority to complete the work. दैट मीन्स वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर देता है नीचे। वो सारे डिसीजंस खुद अपने पास नहीं रखता, रादर वो अपने नीचे जो मैनेजमेंट टीम है इसके नीचे काम कर रही है उनको कहता है कि ये चीजें आपके जिम्मे हैं और आप ही इसकी सारी पावर्स भी मैं आपको ही दे रहा हूँ। फॉर बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द मैनेजर इन्वोक्स द टीम इन द प्लानिंग प्रोसेस एंड असाइंस और डेलीगेट्स प्लानिंग एंड executing work to the team members. Delegating can be hard for some people because they feel they can do the work better themselves. और ये एक बड़ा फिनोमेना है और वो ये है कि आपको लगता है कि मैं खुद करूंगा तो बेस्ट होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली ऑन द लार्जर प्रोजेक्ट्स, मतलब स्पेशली आपको कुछ काम दूसरों को डेलीगेट करने पड़ते हैं। इन एनी केस सारे काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, बट दे आर सम लीडर्स जो हर काम खुद करने के आदी होते हैं, विच इज अ बैड लीडरशिप स्टाइल। Using proper project management practices should help project manager feel comfortable that others know what needs to be done and that project can be successful. तो आपको इस चीज से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज लास्ट मिनट, हम कल यहीं से इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे और अगर इफ आई गेट टाइम तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों की करके कल कुछ स्लाइड्स में कवर भी कर दूं खुद ही, ताकि आप रिकॉर्डिंग देख लें और कल हम रात को एथिक्स वाला चैप्टर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट नाइट वी एंडेड आवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट और मैंने ये कहा था कि आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड कर लूँ, करके दे दूं, बिकॉज यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट कम है। मेनली कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सीखने हैं एंड आई वांटेड कि आज हम बहर सूरत अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लें। सो विद दिस पर्सपेक्टिव इन माइंड आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेसन्स फॉर यू। However, अगर आपके कोई questions हैं और you want some extra class, you are most welcome. We'll arrange a session if required.
या अदरवाइज कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Anyways, so the topic that we are going to start now is management and leadership styles. Already we have started this topic, but अब जो कुछ leadership styles और management styles हम अगले slides पे पढ़ेंगे, ये basically उस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब आप किसी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो या विद द टीम और विद द कस्टमर और विद द कॉन्ट्रैक्टर में भी, या जब आप डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में आ रहे हैं, या जब आपको आपको या आपके टीम मेंबर्स को prioritize करना है, like either this activity is more important or this activity is more important. हो सकता है ये आपको खुद करना पड़े, हो सकता है टीम मेंबर्स आपके पास ये क्यूरी लेके आए, ये भी हो सकता है कि वो टीम मेंबर्स आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पहुंच जाएं और वहां पे दे कम टू यू टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि पहले ये काम किया जाए और या ये दूसरा काम किया जाए, तो आप काइंडली हमें गाइड कर दें। सो ऐसे मौके पर ये मैनेजमेंट और लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये डिसीजन मेकिंग और जो कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन वाली बात है, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज स्टाइल्स और लीडरशिप स्टाइल्स और मैनेजमेंट स्टाइल्स। एक इसके अंदर जो फर्स्ट स्टाइल है दैट इज नोन एज कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव के अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर या फॉर दैट मैटर एक लीडर जो है वो सबका ओपिनियन लेता है और उन ओपिनियन को कंसीडर करता है और देन अकॉर्डिंगली एक डिसीजन ले लेता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इट्स अ बॉटम अप अप्रोच जिसमें वो नीचे से लोगों से ओपिनियन लेके एंड देन वो ऊपर आके एक डिसीजन कर रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर बाज़ दफ़ा जब वो ओपिनियन लेके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकता है जो ओपिनियन उनका आया है, लेकिन वो उन ओपिनियंस को ड्यू कंसिडरेशन देता ज़रूर है। अच्छा, अब इसके बरक्स एक और प्रोजेक्ट मैनेजर जो कंसेंसस वाला स्टाइल जो है वो फॉलो करता है, ये इनकरेज करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एज अ ग्रुप हो और डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ग्रुप एग्रीमेंट की बेस पे हो। लाइक वो एक टीम मेंबर्स के साथ बैठ गया और लाइक मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैंने आपको कहा कि यार हमारी क्लास की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। समवन में से कि सर 9 से 11 होनी चाहिए, अदर्स में से 9:30 टू 11:30 होना चाहिए और देन समवन में से कितनी से 10 टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे आई वुड जस्ट फैसिलिटेट लोगों को और मैं एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करूँगा, और उस पे जब सारों का एग्रीमेंट हो जाता है तो देन वो एक डिसीजन हम ले लेते हैं या वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक डिसीजन ले लेता है। इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आता है कि इट्स टाइम टेकिंग बिकॉज़ कंसेंसस बिल्डिंग अमंग ऑल स्टेकहोल्डर इज़ नॉट ऑलवेज़ दैट ईज़ी। अच्छा, देन डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव ये थोड़ा-सा कंसल्टेटिव के करीब तरीन लगता ज़रूर है, but I would highlight the difference here. This style involves encouraging team participation in the decision making process. Now if you see, यहाँ पे आपको यही इसी किस्म का था कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर दूसरों का ओपिनियन कंसीडर ज़रूर करता है। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट मैं भूल गया वहाँ पे उसका कि ये जो कंसल्टेटिव है, दे आर एक्चुअली सर्वेंट लीडर फॉर द टीम, ठीक है? अच्छा, अब अ, सॉरी यार। अच्छा, अ, अब हमारे पास जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे ये जो लीडर होते हैं या ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, ये टीम को एनकरेज करेंगे देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके बाद जब उनके पास वो एक डिसीजन ले लेते हैं टीम की इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो फिर team members own the decisions made by the group, resulting in improved teamwork and cooperation. अच्छा, अब यहाँ पे मतलब it's somewhere in between these two actually, कि कंसल्टेटिव थोड़ा सा उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ओपिनियन लेता है, इनपुट लेता है, बट अल्टीमेटली डिसीजन उसका अपना ही होता है, काइंड ऑफ। लेकिन उस ओपिनियन में वो सिंसियरली जो इनपुट उसके पास ये ओपिनियंस आए हैं, उनको कंसीडर करते हुए करता है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे साथ लेट्स से मैं आपकी वही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं टाइमिंग वाली। तो उसमें समवट मुझे एक आके कहते हैं कि सर हम ना एक्चुअली सुबह ऑफ़िस ज़ाहिर जाना है और मैं मेरी साइट ऑफ़िस की बहुत दूर है, सो आई एक्चुअली हैव टू गेट अप एट 5 एएम इन द मॉर्निंग। तो 12 बजे अगर क्लास होएगी तो इट विल बी टू लेट फॉर मी।
अच्छा, दूसरा मुझे जो है ओपिनियन वो ये दे रहे हैं कि सर एक्चुअली हमने वो बच्चों को खाना पिलाना सुलाना होता है और उसके बाद वी वुड गेट फ्री कि हम क्लास ले सकें। तो अब मैंने दोनों ओपिनियंस को ले लिया और देन आई वुड गिव अ डिसीजन। कंसेंसस के अंदर मैं मतलब इसमें मैं चाहूँगा कि सब एक बात पे एग्री कर जाएँ। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव में ये है कि मैं आप लोगों को साथ बिठा दूं और आप लोगों को कहूं कि आप डिस्कस करें आपस में। आई वुड बी देयर एज अ फैसिलिटेटर एंड देन एज अ ग्रुप आप जो डिसाइड करेंगे एज अ ग्रुप वो मैं उसको एज अ डिसीजन ले लूंगा। सो ना ये 100% कंसेंसस होता है, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आगे हम कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ेंगे, देयर इज अ टेक्निक के एक पार्टी मतलब देयर आर सम टेक्निक्स जिसमें एक पार्टी जो है वो अपने ओपिनियन से बिल्कुल पीछे नहीं हटती और दूसरी पार्टी बिल्कुल अपने डिसीजन से 100% पीछे उसे हटना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ये विन लूज सिचुएशन हो जाती है। एक और होता है जिसमें विन विन सिचुएशन आ सकती है। एक और टेक्निक है जिसमें लूज लूज भी आ सकती है कि हम सब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें। जैसे अभी जो गिवन एग्जांपल है उसमें ना इधर हम 9 पीएम पे जाते हैं ना ही हम 10 पे जाते हैं और हम कहते हैं कि ओके 9:30। सो कुछ इन्होंने लूज किया, कुछ इन्होंने लूज किया, दोनों ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है और उससे हम एक डिसीजन मेकिंग पे आ गए हैं। कंसेंसस में जनरली इस तरह नहीं होता, वो बाय आप कह लें कि 100% एग्रीमेंट जो है हम उसको करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है या स्टाइल है लीडरशिप का या मैनेजमेंट का। दिस स्टाइल फोकसेस ऑन फॉलोइंग प्रोसीजर्स एग्जैक्टली। Acha, the bureaucratic style may be appropriate for work in which details are critical or when specific safety or other regulations must be strictly adhered to. एक्चुअल में इसमें आप का चैनल जनरली लेंथियर हो जाता है, मींस उसमें मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं और आप असल में प्रोसीजर डिफाइन कर देते हो और उस प्रोसीजर को फिर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लाइक गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है तो आप पावर्स जो है वो नीचे ट्रांसफर नहीं करते कभी भी। आप प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं और बड़ी लिमिटेड पावर नीचे होती है और उसके बाद आप कहते हो कि अगर आपको इससे ऊपर का कोई डिसीजन लेना हो, फॉलो दिस चैनल। ये इनसे पूछेगा, अगर इनसे पावर से ऊपर है वो इनको पूछेगा और अगर उससे भी ऊपर है तो वो इनसे पूछेगा। सो ये एक्चुअल में एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। बट ऐसे मौकों पर जहां पर यू वांट टू इंश्योर कि यार आपका चीज़ें एक प्रोसीजर सेफ्टी का हो, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हों, वो 100% फॉलो हों। तो उस केस में आप ब्यूरोक्रेटिक जो है मेथड वो यूज़ करोगे। लाइक ये भी पॉसिबल है कि मैं प्रोजेक्ट की बहुत सारी डायमेंशंस पे ब्यूरोक्रेटिक को ना फॉलो कर रहा हूँ, पार्टिसिपेटिव कर रहा हूँ मे बी, लेकिन कोई एक खास चीज़ ऐसी है जिसके बारे में मैं ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा कि यार प्लीज़ रिमेंबर इस वाली बात पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। आपने अगर छोटा-सा भी स्टेप लेना है, यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम मी और फ्रॉम योर बॉस और व्हाटएवर, वो कोई भी एक चैनल मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो ब्यूरोक्रेटिक इज रिक्वायर्ड एक्चुअली जहाँ पे आपको एक खास स्पेसिफिक रेगुलेशन या प्रोसीजर के बारे में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो इंश्योर करवाना चाह रहे हो। अदरवाइज ये इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, पावर जो है वो एक ही जगह पे ऊपर सेंटर कर रही होती है, एक ही जगह सारी पावर कमुलेट हो जाती है। सो उसमें लोअर टीएस पे पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती हैं। अच्छा, एक और है एनालिटिकल। एनालिटिकल जनरली जस्ट इसके मैं पहले एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास आप जो है ना एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हो और ये जो आपका आप प्रोजेक्ट मैनेजर एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हो और वो टेक्निकल नेचर का काम है और आप खुद एक इंजीनियर हैं और आप उसके बारे में लोगों को 2-3 एक्सपर्ट्स को बिठा के उनसे इंटरव्यू करते हैं। यू ट्राई टू एनालाइज़ द सिचुएशन और देन यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस कि सर ये इस तरह भी हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह भी हम एक टेक्निकल सॉल्यूशन बना सकते हैं। प्रॉब्लम ना भी हो, आपने जो टास्क एट हैंड है, जो काम करना है, जो प्रोजेक्ट करना है, उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल डिसीजन है और आप बैठते हो, सिचुएशन को एनालाइज़ करते हो। यहाँ पे टेक्निकल का मतलब इंजीनियरिंग सिर्फ लाज़मी नहीं है, अदरवाइज़ भी कोई सिचुएशन है लाइक मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोई सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली उसका भी आप एनालिसिस करते हो, लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो एंड देन
बेस्ड ऑन योर जजमेंट आप फिर कोई फैसला करते हो. सो दिस अप्रोच इज जनरली नोन एज एनालिटिकल स्टाइल. दिस स्टाइल डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स ऑन टेक्निकल नॉलेज एंड एबिलिटी. ऑब्वियसली वो खुद क्योंकि जजमेंट ले रहा है, वो फीडबैक जरूर ले रहा है दूसरों से, उनके बारे में इनपुट जरूर ले रहा है फॉर हिज और हर क्लैरिटी. Analytical managers often make the technical decisions for project and then communicate those decisions to their teams. Interview style communication, जैसे मैंने अभी example दी, in which the project manager asks questions to get the facts, is common with this management style. Okay. अब एग्जाम के अंदर आपने ये सारे मैनेजमेंट स्टाइल्स पढ़े. पहली बात तो ये याद रखिएगा कि देयर इज नो सिंगल वन गुड और द बेस्ट मेथड. ये एक्चुअल में सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा स्टाइल यूज आपके लिए करना बेहतर है. अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी जो हमने कल पढ़ी थी सिचुएशनल लीडरशिप. सिचुएशनल लीडरशिप ये थी कि देयर इज नो सिंगल स्टाइल और लीडरशिप मेथड जो आप फॉलो करते हो. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे होगे. समटाइम्स जहां पे आपको ये चाहिए कि यार 100% एग्रीमेंट होना लाजमी है, अदरवाइज आई वुड नॉट टेक दैट स्टेप बिकॉज इट मे लीड टू सम बिग डिजास्टर. लाइक अगर मैं आपको कहूँ कालाबाग डैम हम क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज 100% कंसेंसस नहीं है. which party is right irrespective of that कि जिसका ओपिनियन ठीक है या गलत है, बट वी नो वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज इट इज अ सेंसिटिव मैटर. और जब तक इस पे 100% कंसेंसस ना हुआ वी वॉन्ट मूव फॉरवर्ड. ठीक है. अब ये वो केस है कि जिसमें हम कंसेंसस वाली लीडरशिप पे फॉलो करें कि अगर कंसेंसस नहीं हुआ हम नहीं करेंगे. अदरवाइज मे बी आप मेजोरिटी पे जाएं तो पॉपुलेशन शायद ज्यादा जो पंजाब वाली साइड पे है, वो ज़ाहिर है नंबर ज्यादा है, तो वो मे बी दे वुड गो फॉर दिस कालाबाग डैम. बट ऑब्वियसली हम वो सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे इस चीज को नहीं कर सकते हैं. सो व्हेन दे आर सेंसिटिव डिसीजंस, वहां पे आप यू वांट 100% कंसेंसस. इसके अलावा जहाँ पे आपको टाइम क्विक डिसीजंस चाहिए होते हैं एट दैट टाइम, और आपको लगता है यू 100% क्लियर कि ये चीज 100% ठीक है, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, इन दैट केस यू जस्ट डिक्टेट. ठीक है. सो ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक वेरी करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम इज बेस्ड ऑन द क्रिस्मा. अच्छा, आगे हम कुछ और भी सॉरी अभी लीडरशिप स्टाइल पढ़ेंगे जिसमें हम क्रिस्मा और इस तरह के लेसेस फेयर और इस तरह के कुछ स्टाइल्स हैं. विल टॉक अबाउट दैट. पहले मैं वो कवर कर लूं एंड देन आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन दीस थिंग्स. अच्छा, अब एक है क्रिस्मेटिक मैनेजर्स जो हैं. ये क्रिस्मेटिक मैनेजर्स बेसिकली बाय वर्च्यू ऑफ देयर पर्सनालिटी, उनके अंदर ये स्पार्क होता है या एनर्जी होती है या उनके अंदर ये क्रिस्मा होता है कि वो अपनी पूरी टीम को हम इन्वॉल्व रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, और अपबीटेड रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं. अच्छा, अब इस स्टाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पे होता है, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है. लेकिन अगर ये निकल जाए तो ऑब्वियसली वो टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है. सो ये एक पर्सनैलिटी डिपेंडेंट एक्चुअल में वो आपका लीडरशिप स्टाइल है. यस इट वर्क्स वेरी वेल जहाँ पे आपको एकदम से लोगों को पुश देना हो, उनको लेने के लिए, एक ट्रैक पे लाने के लिए. यस इट वर्क्स, बट दिस इज नॉट बिकॉज दिस इज अ पर्सनालिटी डिपेंडेंट और इंडिविजुअल डिपेंडेंट जो है लीडरशिप स्टाइल. तो जैसे ही वो लीडरशिप वो लीडर वहां से उस जगह से उस सिनेरियो से हटेगा, थिंग्स विल कम डाउन. तो ये जनरली प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सिस्टम. Yes, to get a breakthrough, this really works. उसके बाद है autocratic. This is a top down approach. आप सिर्फ लोगों को बताते हो. आप obviously like it is quite possible कि आप अपनी powers नीचे कुछ और मैनेजमेंट मेंबर्स को दे दो और वो आपके बिहाफ पे वो डेलीगेट जिनको किया है वो आपके बिहाफ पे आगे काम करें. और ये भी मुमकिन है कि आप किसी हद तक अ, उनको गाइड करो, कोच करो, जो भी आपका डिसीजन है उसके कि वो उस किस तरह लोग फॉलो कर सकते हैं. बट आप अपना डिसीजन रिटेन रखते हो. आप ही बताओगे, आप ही डायरेक्शंस दोगे कि करना क्या है. आप गाइड कर सकते हो कि कैसे करना है. यस दैट इज पॉसिबल. ये भी हो सकता है कि आपके बिहाफ पे फर्दर आगे लोग कुछ इंश्योर कर रहे हो कि कैसे करना है. बट
डिसीजन आपका ही चलेगा। ये है ऑटोक्रेटिक। कंसल्टेटिव ऑटोक्रेटिक, ये इसके लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसल्टेटिव एंड ऑटोक्रेटिक। इन दिस स्टाइल प्रोजेक्ट मैनेजर सोलिसाइट्स इनपुट फ्रॉम द टीम मेंबर्स। वो इनपुट जरूर लेता है, लेकिन अपना डिसीजन डिसीजन फाइनली उसी के पास, अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग की है वो उसी की है। सो कंसल्टेटिव वो कंसल्ट तो जरूर करता है, बट आखिर पे जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, अगर वो समझता है कि बाकियों का गलत है, वो अपना डिसीजन लेगा, या वो उनको कंसीडर करते हुए खुद फैसला करेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी ये भी अपने पास ही रिटेन रखी जाती है। अच्छा, एक और है लेसेस फेयर। ये एक फ्रेंच टर्म है, लाइक यू जस्ट लीव समवन एट हिज और हर ओन, यू अलाउ देम टू डू एट देयर ओन, और यू अलाउ द टीम मेंबर्स टू एक्ट देयर टू एक्ट एट देयर ओन। तो अब ये स्टाइल वहाँ पे बेहतर है कि जहाँ पे टीम मेंबर्स हाईली स्किल्ड हैं, दे नो देयर वर्क, करना क्या है उनको, और वहाँ पे अननेसेसरीली प्रोजेक्ट मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो उनको एक जनरल प्लान बना देता है, एग्रीमेंट लेके एक फाइनल चीज़ होती है, एंड एवरीबॉडी इज़ डूइंग हिज और हर ओन जॉब। उसमें जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लोग उसके पास कंसल्ट नहीं करते, वो बस इन्फॉर्म करते रहते हैं और सिस्टम जो है स्मूथली चलता जाता है। अच्छा, इस स्टाइल का एक नेगेटिव मतलब एस्पेक्ट भी ये है, एग्जाम के लिए जनरली ये वाला एस्पेक्ट इतना मैटर नहीं करता और ना इस तरह आपने सोचते हैं, और वो ये है कि अगर मुझे अपने काम का पता ही नहीं है, तो लोग अपनी मर्जी से नीचे काम कर रहे होंगे। ये भी है कि या आई एम वेरी केयरफुल केयरलेस पर्सन, और नीचे जो हो रहा है होने दो, ठीक है, या मेरा ग्रिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बट बेसिकली लेसिस फेयर जो है वो ये होता है कि यू अलाउ द टीम मेंबर्स टू वर्क एट देयर ओन, और उसमें जनरली ये है कि टीम जो है इतनी स्किल्ड है कि वो अपना काम खुद कर सके। एक और होता है ड्राइवर। ड्राइवर आपको ये इसकी मैं एग्जांपल जो जनरली देता हूँ ये है कि जैसे किसी फैमिली इवेंट में यू वुड सी कि देयर आर सम पीपल जो हर वक्त आगे आगे सबको कह रहे हैं, चलें भाई ये टाइम हो गया, चलें भाई उठें ये कर लें, चलें भाई ये कर लें, सारे इधर आके बैठ जाएं, सारे उधर चले जाएं, मेरा ख्याल है खाना बाहर कर लेते हैं, मेरा ख्याल है खाना अंदर बैठ के कर लेते हैं। दे एक्चुअली कीप ड्राइविंग पीपल ऑल द टाइम, उनको डायरेक्शंस देते रहते हैं, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, ठीक है। सो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर इस नेचर के होते हैं या इस स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली गिविंग, दे आर जनरली कॉन्स्टेंटली गिविंग डायरेक्शंस टू द टीम मेंबर्स। देयर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड ड्राइव्स द टीम टू विन। अब इस केस में ये आपने देखा, इसका एक दूसरी एग्जांपल जो है वो उन कैप्टन विकेट कीपर्स की है, लाइक इंडियन कैप्टन विकेट कीपर, या इस स्टाइल को लोग जो है फॉलो करते हैं कि वो सबको पुश करता रहता है, और वो खुद उसका जो कॉम्पिटिटिव, यस यू कैन डू इट, वेल डन, यू कैन डू इट, वो इतना लोगों को ड्राइव करता रहता है, डायरेक्शंस देता रहता है कि टीम फाइनली अपने टास्क या गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाती है। अच्छा, सो अब मैंने जैसे कहा कि कौन से वाला हम जो डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा था मैं आपको पहले ये कवर करके बताता हूँ कौन से वाला लीडरशिप स्टाइल बेहतर है। एंड एज आई टोल्ड यू कि इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। समटाइम्स आपके लिए लेसोस्फेयर बेहतर हो जाता है, समटाइम्स आपके लिए ऑटोक्रेटिक होना बेहतर हो जाता है, सम टाइम आपको कंसल्टेटिव होना पड़ता है, ठीक है, सम टाइम आपको डेमोक्रेटिक होना पड़ता है, सम टाइम आपको ब्यूरोक्रेटिक फाइनल चूज करना पड़ता है। एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम इज बेस्ड ऑन अ charisma of its project manager rather than on a strong management plan, and that project manager leaves the organization mid project, the team may falter. अब आपने ये देखा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी अपनी बड़ी ग्रिप है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, और वो प्लानिंग भी खुद ही करता है या नहीं करता या व्हाटएवर, उसका एक्सपीरियंस इतना है मे बी, और वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्लान बनाने की बजाय वो जस्ट परफॉर्म करता रहता है, लोगों को डायरेक्शन देता रहता है, और लोगों में इतनी एनर्जी होती है कि वो जो छोटे-मोटे फेलियर्स आते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो बिकॉज़ ऑफ हिज पर्सनैलिटी और हर पर्सनैलिटी लोग उसको भूल जाते हैं, एंड थिंग्स जस्ट कीप मूविंग ऑन, और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो। हाउएवर, अगर मिड में यही प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के चला जाए, तो अब आपके पास कोई प्लान नहीं बना हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन या उस तरह फॉर्मल प्रॉपर स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं बना हुआ था, ये तो उस लीडर पे चल रहा था सारा कुछ। तो अब वो पर्सनैलिटी क्योंकि वहाँ से गायब हो गई है, ये चली गई है, तो अब आपके लिए मसला होगा। अच्छा, इसी तरह अगर प्रोजेक्ट मैनेजर लेसेस फेयर अप्रोच लेता है और टीम इज नॉट सफिशिएंटली स्किल्ड और मोटिवेटेड, इट मे बी डिफिकल्ट टू गेट द वर्क डन एज प्लान्ड। अच्छा, सो
ये था कुछ बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, पावर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. अच्छा, यहाँ पे वर्ड पावर लिखा हुआ है, बट इसको आप यूं पढ़ें, पावर की बजाय, पावर साउंड्स यू नो अ बिट ऑफ अथॉरिटेटिव वर्ड. आप इसको पावर की जगह यूं पढ़ें, दैट हाउ अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन गेट कॉपरेशन फ्रॉम द टीम एंड स्टेक होल्डर्स. पावर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, हमने डिफरेंट टाइप्स की पावर्स पढ़नी है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डिफरेंट टाइप्स की पावर्स हैं, यू कैन से कि ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं या स्टाइल्स हैं ऑफ गेटिंग द कॉपरेशन फ्रॉम द team and stakeholders. So we will see them one by one. पहला है penalty power, or a coercive way of obtaining cooperation and getting the work done from the team and stakeholders. इसके अंदर basically you just use your ability to penalize the team members. आपके पास अगर किसी की लीव को रोकने की, किसी का लाइक कोई अलाउंस को रोकने की, उसके प्रमोशन को रोकने की कोई पावर्स हैं बाय virtue ऑफ योर अथॉरिटी, आप उसके मैनेजर हैं, तो आप अगर इस पावर को यूज करते हैं तो आप दैट मींस आप पेनल्टी या कोरेसिव पावर को यूज कर रहे हो. लाइक जनरली पेरेंट्स दे टेल देयर किड्स कि अगर इस तरह ना किया तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट प्लेस, कोई उन्होंने वेकेशन प्लान की हुई है व्हाटएवर, या आपको फलां चीज नहीं लेके दी जाएगी. उसके एक एग्जांपल ये है, इफ दिस डज नॉट गेट डन ऑन टाइम, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप ट्रैवलिंग टू द कस्टमर मीटिंग. अब ये कस्टमर मीटिंग में भी अब्रॉड हो रही हो, किसी और कंट्री में हो रही हो, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट अब्रॉड, चाहे वो इस कंट्री में हो या चाहे किसी और कंट्री से फर्दर आगे कहीं जाना हो आपने. So anyways, expert power, this power comes from being the technical or project management expert. ये वो पावर है जो आपके पास ऑफिशियल अथॉरिटी से लिंक नहीं है. आइदर आप एक ऐसी जगह पे हो जिसके पास पेनल्टी पावर या रिवॉर्ड पावर इस तरह की है, या नहीं. आपकी बात को सुना जाता है, आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाता है, और आपकी बात को वैल्यू दी जाती है because you are an expert of that area, either technical or project management, whatever. So this power comes from being the technical or project management expert. Like, example hai, this project manager has been successful on so many other projects, we just can't ignore her suggestion. यू सी, अब वो मे बी आप उससे सिर्फ आपका वो प्रोजेक्ट मैनेजर ना हो, एक और प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा हो, बट उसने अगर आपको कोई ओपिनियन या एडवाइस दी है, यू जस्ट कांट इग्नोर दैट ओपिनियन और एडवाइस. अब देखिए, वो ऑफिशियली फॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट पे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बट अगर वो एडवाइस दे रहा है तो हम उस एडवाइस को लाइट नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्सपर्टीज. अब आता है फॉर्मल एंड लेजिटिमेट पावर. फॉर्मल या लेजिटिमेट, ये आपकी पोजीशन पे बेस करती है बेसिकली. अगर आपके पास कोई एक खास पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या प्रोजेक्ट मैनेज जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इफ यू हैव गॉट सम ऑफिशियल लेजिटिमेट पोजीशन, तो उससे जो उसके पास जो पावर्स होंगी, वो हमारे पास फॉर्मल पावर या लेजिटिमेट पावर कहलाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप सीडीए के एम्प्लॉई हैं, तो अब मे बी अगर मैं कहूँ कि ग्रेड वाइज और रैंक वाइज और स्टेटस वाइज, लाइक सीनियरिटी वाइज, आपके पास वो एक एम्प्लॉय माइट बी जस्ट अ क्लर्क, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि मे बी डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा है. वो इस सीडीए, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या कोई और अदर हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो आके इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देता है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये पावर एक्चुअल में उसके पास उसके स्टेटस या पोजीशन की वजह से आई हुई है. Although project manager director है, senior है, but that one clerk can actually stop his project or her project. अच्छा, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं एक खास कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो, पीछे हम एक बात करते आ रहे थे कि मोटिवेशन, हमने टीम को अपने प्रोजेक्ट पे मैनेज करते हुए मोटिवेटेड रखना है. ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने टीम को मोटिवेटेड रखना है, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, उनके साथ कमिटमेंट, उनकी प्रोजेक्ट के ऊपर कमिटमेंट लेनी है. और उसके पीछे एक जो अंडरलाइंग थीम था वो ये था कि यार, हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. लोग यहाँ पे टेम्पररीली आते हैं और काम करके जाते हैं.
एक्चुअल में उनकी जो प्रमोशंस हैं, उनकी जो रेज़ेस हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस का अप्रेज़ल और असेसमेंट है, वो उनके परमानेंट डिपार्टमेंट में हो रहा होता है। वो जो भी डिपार्टमेंट है, उसका जो फाइनेंशियल हेड है, वो एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस को गेज कर रहा होता है, उसी ने उसको प्रमोशंस एंड रेज़ेस देनी है। लेकिन अगर वो आपके प्रोजेक्ट पे आके कुछ टाइम स्पेंड करता है और कोई काम करता है, तो उसका मेन कंसर्न उधर है। लाइक उसी टाइम अगर उसको कोई फंक्शन मैनेजर भी काम कहता है और आप भी काम कहते हैं, तो वो किसको प्रेफ़रेंस देगा? नेचुरल बात है कि उसने अपने प्रोजेक्ट पे प्रेफ़रेंस देनी है, अपने सॉरी नॉर्मल वर्क पे, रूटीन वर्क पे अपने फंक्शनल मैनेजर की बात को इम्पोर्टेंस देनी है। बट आपका मकसद ये है कि वो किसी तरह आपके प्रोजेक्ट के ऊपर मोटिवेटेड रहे, काम करे, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे और इसके साथ इंटरेस्टेड है। और उसके लिए हमने वो डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज़ पढ़ी, उसी के लिए हमने ये जो भी लीडरशिप स्टाइल्स देखे कि किस वक़्त कौन-से सिनेरियो में कौन-से वाली चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस या आउटपुट दे सकती है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पावर को पढ़ रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन-सी पावर बेस्ट सूटेड है फॉर द प्रोजेक्ट। तो अगर मैं अभी तक हमने जितनी पढ़ी है उसमें इफ आई से कि जो फॉर्मल वाली पावर है, ये जो हमने पढ़ी, ये एंड जो हमने पेनल्टी पढ़ी, ये दोनों दीज़ आर बैड चॉइसेस। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मल पावर होती है, अथॉरिटी होती है, आप उसको वो आप चाहें या ना चाहें वो यूज़ हो रही होती है समहाउ, ठीक है? लेकिन अ, डरा-धमका के काम करवाना, अपनी पोज़ीशन का धौंस देना, ये इतना इफ़ेक्टिव पावर्स नहीं है। आप अपना स्किल को, नॉलेज को, अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएँ और उसकी वजह से फिर आप जो कहते हैं वो माना जाता है। तो अपनी एक्सपर्ट पावर जो है उसको यूज़ करें। दूसरा जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिवार्ड की पावर। रिवार्ड की पावर मीन्स रादर देन टेलिंग पीपल कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, इट्स बेटर कि आप उनको इनकरेज करें कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आई विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट। ठीक है, सो ये हम एक्चुअल में उसी कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशनल थ्योरीज के ही कॉन्टेक्स्ट में या टीम को इंटरेस्ट कायम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए हम वो देख रहे हैं कि हाउ वी कैन बेस्ट गेट द कॉपरेशन एंड a better performance from the team members and stakeholders। तो रिवॉर्ड पावर ये है कि अगर आपके पास कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपकी पावर में है, आप सैंक्शन कर सकते हैं। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए लोगों को नॉमिनेट करती है। अब ये जो मैनेजर होगा वो एक्चुअली ही कैन और शी कैन पिक समबडी फॉर अ ट्रेनिंग कोर्स अब्रॉड में बी। अब उसको वो सर्टिफिकेशन या कोर्स की वो भी मिल जाएगा, उसकी सीवी भी अच्छी हो जाएगी, उसके प्रमोशन के चांसेस भी होंगे, प्लस जो अदर बेनिफिट्स हैं बाहर जाने के लिए उसको कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलने हैं या जर्नल एक्सपोज़र है। इट्स इन इटसेल्फ इज़ अ फन कि आप 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और घूम फिर के आ रहे हैं। ऑब्वियसली शाम में आप घूमेंगे-फिरेंगे, दिन में आप अपना काम करेंगे, बट स्टिल इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग। तो इस किस्म के कोई रिवॉर्ड्स हैं, प्रमोशन के कोई रिवॉर्ड्स हैं, इवन अगर आपके पास ये पावर है कि आप किसी को अच्छी जगह पे अपॉइंट कर सकते हो, इवन देन आपके पास दैट मीन्स आपके पास रिवॉर्ड की पावर है। सो अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की हम बात करें, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ऑफिशियल एंड लेजिटिमेट पावर्स तो होती है। लाइक बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसको स्पॉन्सर ऑथराइज़ कर देता है बहुत सारी चीज़ें, उसके पास पावर एंड अथॉरिटी आ जाती है। और उस पावर एंड अथॉरिटी में बी उसके पास रिवॉर्ड एंड पेनल्टी दोनों वाली पावर्स हो। ठीक है? इस फॉर्मल पावर के अंदर ही लाइक वो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो किसी को रिवॉर्ड भी दे सकता है ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के मुताबिक और इसी तरह किसी को पेनलाइज भी कर सकता है। हाउएवर अगर वो सिर्फ अपनी इन अथॉरिटीज को यूज करेगा, इसमें रिवॉर्ड वाली बात तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो सिर्फ डरा धमका के काम करवाना चाहेगा, तो मे बी वो इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो फॉर अ लॉन्गर रन, स्पेशली इफ यू लैक योर एक्सपर्ट पावर। अगर आपको अपना काम नहीं आता वो बड़ी जल्दी ही आपकी टीम मेंबर्स ये देख लेते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं अपने प्रोफेशन में। अगर आपको वो काम नहीं आता, तो फिर आपके टीम मेंबर्स जो है ना, वो ये पेनल्टी पावर जो है वो ज़्यादा देर हमको दबा के रख नहीं सकते। ठीक है? और इसी तरह उनको एक्चुअल में आप ज़्यादा देर रिवॉर्ड दे के भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम वो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, कि यार ठीक है, मेरे लिए तो काम आसान है, मैं जाऊँ सुबह कुछ ना करूँ, वापस आ जाऊँ, ना बॉस को कुछ पता है, उसको कुछ भी कह दो बस उसे आइडिया ही नहीं होता। आप कुछ भी उसको गेम करा दें, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है।
लेकिन यार मैं ऐसा इस तरह करियर तो नहीं ग्रो करेगा ना, इस तरह तो लॉन्गर रन में देखूँ तो मेरा अपना नुकसान है। मैं कैसे कोई चीज़ ना नई नई चीज़ कोई सीखने को मिल रही है, ना कोई ट्रेनिंग हो रही है, ना कोई प्रोग्रेस हो रही है, बस ठीक है एक रूटीन चल रही है। तो आफ्टर सम टाइम इवन ये रिवॉर्ड पावर जो है ना, आप लोगों को अगर लालच देने की कोशिश इसको गलत यूज़ कर रहे हैं, रिवॉर्ड पावर को एज़ अ लालच यूज़ करें, तो भी गलत है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रोजेक्ट मैनेजर की है वो है एक्सपर्ट पावर। और ये एक्सपर्ट पावर जो है इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने पूरा भी ट्रेनिंग कोर्स ऑलमोस्ट हम इंशाल्लाह आज ये कंक्लूड कर देंगे। तो ये जो ट्रेनिंग कोर्स आपने किया और जो पीएमपी सर्टिफिकेशन का भी बाकी आपके मराइल है इसमें आप मजीद कुछ सीख रहे हैं। सो बेसिकली आप वो एक्सपर्टीज गेन कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही इंशाल्लाह आपका ये पीएमपी एग्जाम क्लियर होगा, इवन एग्जाम से कुछ दिन पहले, लाइक जब आप टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेंगे, तो यू वुड फील कॉन्फिडेंट योरसेल्फ and you would consider yourself as an expert of so many things once you'll talk to other people around you on your in the organization on multiple projects. You would feel confident that now you know so many things. तो ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट पावर, और उसी को अभी आप पॉलिश कर रहे हो, ठीक है। नेवरदलेस स्टिल देयर आर सिनेरियोज जब आपको रिवॉर्ड वो जो पेनल्टी की पावर है वो यूज करनी पड़ती है। देयर आर टाइम्स जब आपको फॉर्मल लेजिटिमेट अपनी लेजिटिमेट पावर्स यूज करनी पड़ती हैं। ये हमने उन चीज़ों की बात की जहाँ पे अगर मैं पिछले कुछ टॉपिक्स के साथ लिंक करूं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो हमने एक जगह कहा था यू शुड बी एबल टू असर्ट। आप ठीक है दूसरों को कंसीडर करें, दूसरों का ओपिनियन लें, बट देयर आर टाइम्स जब आपको असर्ट करना पड़ता है, यू हैव टू बी असर्टिव, आपको अपना ओपिनियन जो है वो मनवाना पड़ता है। देयर चांसेस, नंबर वन। नंबर टू, जैसे अभी हमने लीडरशिप में पढ़ा कि कुछ थ्योरी एक्स वाले हैं जिन लोगों को आप वो अदरवाइज काम नहीं करते एंड यू हैव टू पुश देम। ऑब्वियसली वहां पे आपकी फॉर्मल पावर एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको पेनल्टी पावर वो भी यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हमने एक और बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू से नो। ठीक है, ये हमने कहीं पढ़ा था। अब ये जो नो है ये आपकी फॉर्मल पोजीशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपके राइट्स हैं, आपकी पावर्स हैं, वो आपको एक्चुअल में वो पोजीशन या स्टेटस आपको पावर देता है कि आप एक अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये चीजें क्लेम कर सकें। सो दैट मीन्स फॉर्मल पावर, although I'm saying कि formal power is not a very good source of motivation, but you need them, otherwise तो आपको कोई रिसोर्सेज भी ना दे शायद। ठीक है, एक और पावर है जिसको हम कहते हैं रेफरेंट पावर। This power comes from another person liking you, respecting you, or wanting to be like you. Now, अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा करिश्मा है या अदरवाइज आपकी रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी है, पीपल एक्चुअली आइडियलाइज यू इन मैनी केसेस, स्पेशली इन प्रोफेशनल मैटर्स, तो उस केस में एक्चुअल में आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ पावर आ जाती है। ये आप बाय विच ऑफ योर पर्सनैलिटी है बेसिकली। सॉरी, it stems from your sorry, it stems from your charisma obviously and fame. लेकिन पर्सनली व्हाट आई फील, ठीक है, यस charisma एंड फेम, बट ये charisma और फेम भी ना बैक एंड पे अगर आप देखें तो आपकी किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज पे बनता है। कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आपके पास होगा तो ही आपको वो फेम मिलता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। और वो लाइक अगर मैं कहूँ क्रिस्मा है, तो क्रिस्मा भी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, लाइक आपकी पर्सनैलिटी में भी आपके बात करने का अंदाज, आपका विजन, आपका जर्नल कम्युनिकेशन स्किल, आपके लीडरशिप स्किल्स में भी नेचुरली कुछ ऐसे हो। इवन अगर आपका जो अपीयरेंस है, टर्न आउट है, लाइक जो आपकी ड्रेसिंग है, ये चीजें भी एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी में चीजें ऐड कर रही होती है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक अगर हम अपनी अपनी जिसकी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर पाकिस्तान में जनरली हम देखें तो एक जनरल ट्रेंड ये है कि नो मैटर व्हाट, हाउ रॉन्ग और हाउ गुड डज सॉरी अ लीडर डज, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो उसको हमेशा फॉलो करते हैं। और इसी तरह नो मैटर हाउ गुड और बैड एन ऑपोजिशन लीडर और द ओपोनेंट्स डज, आप उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं। ठीक है, सो ये एक रेफरेंट पावर है, एक्चुअल में आपको एक पावर मिल जाती है कि आप जो कहेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, एंड दिस स्टेम्स फ्रॉम योर क्रिस्मा एंड फेम। अच्छा, इस केस में the most liked and respected project manager in the organization says, I think we should change the content of our standard project charter.
अब उसने ये कह दिया तो देखा देखी बहुत सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिला देते। तो अब अगर तो ये एक्सपर्ट पावर का भी ऑलमोस्ट यही होता है, लेकिन एक्सपर्ट पावर बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपर्टीज और हर एक्सपर्टीज बात कर रहा होता है, और ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी, फेम, करिश्मा की वजह से लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो रेफरेंट पावर ये हो गई। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस, व्हाट इज द बेस्ट पावर, फॉर्म ऑफ पावर जो आप यूज कर सकते हैं? तो जैसे हमने बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ा कि उसमें भी कोई एक सिंगल बेस्ट नहीं है। हाउएवर, हमने जनरली कहा कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप टीम मेंबर्स को कंसल्ट करें, उनको इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, एंड इट्स बेटर फॉर यू। थ्रू आउट द कोर्स आई हैव बीन एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि उनको इन्वॉल्व करें, ये उनका बाय इन कमिटमेंट जो है उसे आप हासिल कर लेते हैं। बट एट सर्टेन टाइम्स वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू or very difficult for you to gain the consensus in a particular given time. तो बिल्कुल उसी तरह पावर्स के अंदर भी ऐसा ही है। अगर एक जनरल रूल में कहूँ तो फॉर्मल रिवॉर्ड एंड पेनल्टी पावर्स आर डिराइव फ्रॉम योर पोजीशन, और इसके अंदर जो वर्स्ट है वो पेनल्टी पावर है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो फॉर्मल पावर है। फिर यस, रिवॉर्ड एंड एक्सपर्ट पावर जो है, दे आर गुड पावर्स। आप इनको जरूर यूज किया करें, ठीक है। बट अगेन देयर आर सर्टेन सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे आपके पास एक फॉर्मल ऑथोराइजेशन अथॉरिटी पावर होना लाजमी है। लाइक चार्टर बनाने का मकसद यही है कि आपको एक फॉर्मल लेजिटिमेट पावर दे दी जाए, ठीक है जी। सो आपने ये देखना है कि एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो सिचुएशन दी गई है, एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा व्हाट शुड यू डू, एंड द ऑप्शंस माइट इंक्लूड सॉल्यूशन यूजिंग वेरियस फॉर्म ऑफ पावर्स। के ऐसे सिनेरियो में आपको कौन सी पावर यूज करनी है। You will then need to select the best answer based on the situation presented. To answer these questions, know that penalty is generally an incorrect choice. आम हालात में yes, penalty is a bad thing. बट ये आपने जरूर देखना है कि वो सिचुएशन अगर उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए कि आपको जो है ना वो थ्योरी वाई वाले जो है ना मैनेजर हैं और लोगों का वहाँ पे बिहेवियर जो है वो एक्चुअल में थ्योरी वाई को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स, सॉरी, थ्योरी एक्स को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स लोग वहाँ पे विदाउट प्रॉपर कह लें कि पुश वो काम नहीं करते। तो ऑब्वियसली उस केस में हमें ये फॉर्मल पावर या पेनल्टी पावर भी चाहिए होगी। आई जस्ट स्टॉप